हेलो दोस्तों, जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे थे भाग के बारे में। इसके पहले हम अनुसूची ले चुके हैं, उसके भी पहले हम प्रियम्बल के बारे में बता चुके हैं, जिसमें से हम चर्चा कर रहे थे भाग के बारे में। भाग एक हमारा कंप्लीट हो चुका था। भाग एक था हमारा अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो उसको हम थोड़ा रिकैप लेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। आज जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये पहले नहीं था। पहले राज्य ABCD में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें शासन करना बहुत ही मुश्किल था। उसका पुनर्गठन कैसे हुआ, कितनी कितनी मुश्किलें आई, क्या क्या करना पड़ा। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी मिलकर कैसे जो देसी रियासत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, उनको कैसे एक करके भारत में मिलाए, और जो नहीं मिलना चाहते तो उनके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस सब को हम बहुत ही डिटेल से आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे राज्यों का पुनर्गठन, और उसमें हम चर्चा करेंगे फजल अली आयोग क्या था, वो कैसे बना और क्यों बना। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, वो कैसे बना, कितनी मुश्किलें आई, क्या करना पड़ा, कैसे आयोग का गठन हुआ, कैसे मुकदमा जो है UNO में गया, कैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़ा गया। इस सब को हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भाग पढ़ रहे थे, भाग एक। भाग एक भाग एक में क्या था। भाग एक में था राज्य एवं संघ। राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ भाग एक का नाम था। इसमें कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद कितने। भाग एक राज्य एवं संघ, उसका नाम है भाग एक का। और उसमें कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 4, 1 से लेके 4 तक। चारों अनुच्छेद को हम बहुत ही डिटेल से इसकी पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, लेकिन आज की इस क्लास से जोड़ने के लिए हमें पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। जाहिर सी बात है, जैसे अनुसूची 1 हुई या अनुच्छेद 1 हुआ, तो सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे, मतलब अपने देश को, जहां हम रहते हैं। तो अनुच्छेद 1 में भी देश के बारे में बताया गया है, और अनुसूची 1 के बारे में भी देश के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 कहता है। भाग 1 का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अब हम ये जो संघ शब्द है, इसको हम बहुत ही डिटेल से कवर कर चुके थे कि संघ कितने टाइप का होता है। संघ मतलब हमारा जो संघ है यूनियन है। यूनियन का मतलब इसमें कोई भी राज्य आकर मिलेंगे, कोई भी देश आकर मिलेंगे, तो ये अलग नहीं हो सकते। जैसे अब आप आंतरिक तरीके से कोई भी राज्य टूट कर 2 राज्य बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहे कोई भी राज्य यहाँ से अलग होकर किसी दूसरे देश में जाके मिल जाते हैं, असंभव है, क्योंकि भारत एक यूनियन है। लेकिन वहाँ पर यूनियन 3 तरीके के होते हैं, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन। ज्यादा डिटेल से हम नहीं चर्चा करेंगे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। फेडरेशन वो होता है, उसको परिसंघ कहते हैं। वहाँ पर जो जो अलग, मतलब कोई भी राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकता है किसी भी देश से। और जो एक संघ है, फेडरेशन, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। वो एक एग्रीमेंट पे होता है, जो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारा देश, जैसे हमारा देश हुआ यूनियन मतलब संघ होता है। जो यूनियन जो हुआ वो कभी टूट नहीं सकता। टूट सकना का मतलब ये हुआ, इससे कोई भी देश अलग नहीं हो, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। आंतरिक टूट फूट चाहे जैसे जितनी हो, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को हम तोड़ सकते हैं, 2 राज्य बना सकते हैं। लेकिन अगर चाहे जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, ये अगर सोचे कि हम यहाँ से जा करके दूसरे देश में मिल जाए, तो यह असंभव है। तो क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यहाँ सब राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, यूनियन का निर्माण करते हैं, जो जिसको तोड़ना असंभव है। आंतरिक टूट फूट चाहे जितनी हो, लेकिन यहाँ से अलग नहीं हो सकते, किसी देश में जाके मिल नहीं सकते। ये तो था हमारा भाग अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो संसद है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद बाहरी राज्यों को अपने राज्य में मिला सकती है, मतलब बाहरी राज्य को अपने राज्य में
मिला सकती है, संसद काम करेगी। तो संसद को ये पावर दिया गया है अनुच्छेद 2 में कि संसद बाहरी देशों को या बाहरी राज्यों को अपने राज्य में, अपने देश में मिला सकती है, अपने देश में मिला सकती है। यह अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद 2 में संसद को ये पावर दी गई है कि कोई भी देश अगर हमारे देश में मिलना चाहता है या दूसरा कोई भी राज्य हमारे देश में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में मेंशन किया गया है। जैसे एक एग्जांपल दे दे, 1975 में सिक्किम एक 1975 के पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। जब चीन उस पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो दलाई लामा थे, वहाँ पर दलाई लामा जो है एक पद है, एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक पद होता है। तो वो आके भारत में आके मिल गए। तो सिक्किम आके भारत में मिल गया। पहले उसे कहा गया कि वो अलग हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ का संविधान उसे बताया गया कि आप यहाँ आकर जो भी आता है मिलता है वहाँ यहाँ से अलग नहीं हो सकता है। जो यहाँ पर विलय करेगा अपने राज्य को, फिर वो बाद में अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक यूनियन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1975 में सिक्किम आकर भारत में मिल गया। कुछ लोग पहले ये भी नहीं जानते थे कि सिक्किम एक अलग देश था, लेकिन हम आपको बता दें सिक्किम एक अलग देश था। 1975 में भारत में आके मिल गया और ये हमारे देश का एक राज्य बन गया। तो किसके तहत बना? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को जो पावर थी उस पावर का इस्तेमाल करके सिक्किम को अपने देश में जोड़ लिया गया, अपने देश का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 2 हुआ। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। जैसे अगर वो चाहे बिहार और यूपी को एक भी कर सकता है, अगर वो चाहे बिहार को दो हिस्सों में बांट करके दो अलग अलग राज्य भी बना सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ से कोई भी राज्य अलग होकर किसी दूसरे देश में मिल नहीं सकता, क्योंकि भारत एक यूनियन है। तो यहाँ अनुच्छेद 3 में कहता है संसद आंतरिक टूट-फूट चाहे जितना कीजिए, लेकिन वहाँ पर बाहरी आकर के मिल सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। और आंतरिक टूट-फूट कौन करेगा? ये सब संसद करेगा। आंतरिक टूट-फूट एक राज्य से दूसरे राज्य को बना सकते हैं और दो राज्य को एक राज्य कर सकते हैं। मतलब राज्य की सीमा को अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है वो बाहरी जितने भी देश हमारे देश में मिलना चाहेंगे, जितने भी राज्य, उसको मिला सकता है, पावर दी गई है संसद को। और नंबर 3 ये कहता है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, पावर दिया गया है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 और 3 जब अनुच्छेद 2 और 3 में संसद अपना काम कर रही होगी तो ये 368 आर्टिकल के बाहर होगा। मतलब 368 के तहत इसका संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 368 के तहत राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब कुल मिला जुला के ये कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 4 में कहा गया, आर्टिकल 4 में कहा गया, आर्टिकल 4 में कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का इस्तेमाल कर रही होगी तो राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संसद जब ये काम करेगी तो राष्ट्रपति की कोई अनुमति नहीं लेगी। ये हम आपको बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं। आगे उसके बाद हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, फजल अली आयोग क्या है, और हम ये जानेंगे कि धारा 370 कैसे लगी। ठीक है, अब भाग 1 कंप्लीट कर लिए। भाग 2 पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। जैसे आज 28 राज्य आप देख रहे हैं, ऐसे 28 राज्य पहले नहीं थे। 8 केंद्र शासित प्रदेश जो देख रहे हैं ऐसा नहीं था। पहले जो राज्य थे वो ABCD में बटे हुए थे। बहुत ही शासन करना बहुत ही मुश्किल था। ये कब था? जब 1947 के बाद, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान का निर्माण तो 1950 में पूरा हुआ, 51 से लागू हुआ। तो मतलब इस 3 साल के अंतर्गत बहुत ही कंफ्यूजन का टाइम था कि हमारे देश में राज्य अंग्रेज कर रहे हैं कि राजा कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं कि जिन्ना कर रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूजन का टाइम था।
तो राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत ही जरूरी था। राज्यों का पुनर्गठन करने से पहले करने के लिए कौन कौन किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन, इन दोनों ने मिल करके 552 देशी रियासतों को भारत में एक किया। कुछ लोग तो अपने मर्जी से मिल गए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट की, तब तब जाके भारत में मिले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे ABCD में राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर् राज्यों का पुनर्गठन पुनर्गठन तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो राज्य ABCD में बटे थे। देखिए जो राज्य सीधे ब्रिटिश शासन करते थे, मतलब अंग्रेज शासन करते थे, जिस जगह पे, उसको कहाँ पे रखा गया, ए में रखा गया। जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, मतलब जहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे, वहाँ उसको किस में रखा गया, ग्रुप ए में रखा गया, मतलब ए में रखा गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जहाँ पर अंग्रेज सीधा अपना शासन जमाए थे, जहाँ पर सीधा अंग्रेजों का शासन चलता था, उसको ग्रुप ए में रखा गया था। जैसे शासन का मतलब कि जो आप लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, वो आप अच्छे से जानते होंगे कि वो राज्यों को हड़प रहा था। जैसे अगर किसी राज्य का उसका उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे झांसी की रानी, वो जो गंगाधर राव थे, शादी के 2 ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि आपका कोई वारिस नहीं है, इसलिए हम आपका राज्य लेंगे। ऐसे हर जगह जहाँ जहाँ पर जिसकी कोई कमजोरी पाता था, तो लॉर्ड डलहौजी उसको हड़प लेता था। तो ये जो उसको हड़प लेता था, वो कहाँ पर किस शासन के अंतर्गत आता था, वो उस पर सीधा अंग्रेज राज करते थे। उसको ग्रुप ए में रखा गया। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासत। अब देसी रियासत क्या थी? देसी रियासत वो थे जो बड़े बड़े राजा थे, राजा महाराजा थे, जिस पर राजा महाराजा जिस पर राज करते थे, जिस क्षेत्र पर, जिस एरिया पर बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, जिसका महल था, वो रखा गया उसको रखा गया ग्रुप बी में। जिस पर राजा महाराजा राज करते थे, उसको देसी रियासत कहा गया और उसको ग्रुप बी में रखा गया। लेकिन ये देसी रियासत जो राजा महाराजा थे, ये जी हजूरी करने वाले थे किसके? अंग्रेजों की। मतलब अंग्रेज जितना कहते थे उतना ही करते थे। राज्य इनका भले ही था, लेकिन चलती मर्जी किसकी थी? अंग्रेजों की। कुल मिला जुला के अभी आपको सारी मर्जी अंग्रेजों की ही दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर देसी रियासत को ग्रुप बी में रखा गया था। और यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो हड़प करके राज्य लाते थे, उसको कहाँ रखा गया? उस पर कौन शासन करता था? अंग्रेज शासन का। उसको ब्रिटिश प्रांत कहते थे। ब्रिटिश प्रांत कहते थे। ब्रिटिश प्रांत, उसको ब्रिटिश प्रांत कहते थे। उसको रखा गया ग्रुप ए में। और जिस पर राजा महाराजा शासन करते थे, उसको देसी रियासत बोला गया, उसको रखा है ग्रुप बी में। और एक कमिश्नरी स्टेट था, कमिश्नरी स्टेट में आप समझिए कि जैसे जो अंग्रेज थे, वो किसी पूरे राज्य पर, देखिए यहाँ पर जब 1857 की क्रांति हुई, तो बहुत सारे 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने सीधा बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया। उसने कहा कि कोई भी नया राज्य हम हड़पेंगे नहीं, लेकिन कमिश्नरी स्टेट के अंतर्गत वो पूरे राज्य को न हड़प करके जो विकसित राज्य थे, जो बड़े बड़े शहर थे, सॉरी राज्य नहीं शहर, जैसे अगर आप देख लीजिए पंजाब में सबसे बड़ा शहर लुधियाना, ऐसे से करके इंदौर, ऐसे से करके सारे मदुरई, बड़े बड़े जितने राज्य थे, भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, ऐसे से करके जितने बड़े बड़े शहर थे, उस पर कब्जा अपने एक कमिश्नर को बैठा दिए। कौन बैठा दिया? अंग्रेज बैठा दिए। कि बोले कि हम कोई राज्य हड़पेंगे तो नहीं, लेकिन कमिश्नर को बैठा करके उसका बागडोर कौन संभाल रहा था? ब्रिटेन की महारानी, मतलब कुल मिला जुला के अंग्रेज ही इस पर शासन कर रहे थे। उसको कहाँ रखा गया? कमिश्नरी स्टेट को ग्रुप डी में, सॉरी ग्रुप सी में। ठीक है, देखिए ए बी सी। अब आखिरी बचता है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जितने केंद्र शासित प्रदेश से उसको रखा गया ग्रुप सी में। तो आप देख रहे हैं आज जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले वो बस ग्रुप ए बी सी और डी, ABCD में बटे हुए थे, जिस पर राज्य करना बहुत ही मुश्किल था।
अगर कोई भी कानून ए पर एक कोई कानून बनाता था तो बी पर लागू नहीं होता था, अगर बी कोई कानून बनाता था तो सी पर लागू नहीं होता था, और सी कोई कानून बनाता था तो डी पर लागू नहीं होता था। मतलब पूरे राज्य में एक कानून लागू नहीं होते थे तो शासन भी करना उतना ही मुश्किल हो गया था। तो इसका पुनर्गठन करना बहुत ही जरूरी था। तो देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो बहुत सी 552 552 देसी रियासत थी। देसी रियासत देसी रियासत थी। ये सब एकदम अलग अलग देसी रियासत, हम आपको बताया इस पर राजा महाराजा राज करते थे। तो जो 552 देसी रियासत थी उसको मिलाकर के भारत के अंतर्गत उसको मिलाना था, उसको विलय करना था। तो सब लोग क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने कहा था, सीधे सीधे कहा था कि जो जिसकी मर्जी हो पाकिस्तान में जा सकता है, जिसकी मर्जी हो भारत में रह सकता है, और जिसकी मर्जी हो अलग देश बना सकता है। तो इसी का फायदा उठा करके कोई भी राजा महाराजा अपने विरासत, अपने महल को, अपने राजपाट को भारत में नहीं मिलाना चाहते थे, सब अपने अपने के मालिक बने रहना चाहते थे। लेकिन उस समय गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। सरदार पटेल के पास था। तो उन्होंने किसी तरह से मना चुना के जो नहीं देना चाहता था उसके लिए दूसरा बंदोबस्त किया, जो दिया जैसे भी हो सका समझा बुझा के सबको 552 देसी रियासतों को तो एक कर लिए। कौन कौन? सरदार पटेल और उनके बीपी मेनन, उनके सहयोगी बीपी मेनन, इन दोनों ने मिलकर 552 देसी रियासतों को एक कर लिया। जैसे कुछ राजा महाराजा नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कहा अगर हम भारत में मिलेंगे तो जैसे उदयपुर के जो मराठा के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने राज्य को भारत में मिला लेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका महल हम नहीं मिलाएंगे, आप अपने महल के मालिक खुद रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ लोगों ने समझौते के साथ, समझदारी के साथ भारत में मिला लिया। तो इस प्रकार 552 देसी रियासतों को सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने भारत में मिला लिया। लेकिन कुछ थे जो किसी भी तरीके से नहीं मान रहे थे, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे और कुछ अलग देश बनाना चाहते थे। तो देखिए कैसे अलग देश बनाना चाहते थे, कौन कौन? पहला, जो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश नहीं, हैदराबाद के जो नवाब थे, निजाम थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे। उसके भी पहले आप देख रहे हैं कश्मीर के राजा हरि सिंह कहते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। और एक और था, कौन था यहाँ पर? जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। ये लोग किसी भी तरीके से नहीं मान रहे थे। जो जूनागढ़ था, यहाँ की एक प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब को एक्सीडेंट समझिए। यहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, यहाँ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, और जो यहाँ की जनता थी वो हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। जूनागढ़ के जो राजा थे और जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू थी। तो वहाँ पर जनमत संग्रह करा लिया गया, उनसे वोट करवा लिए गए कि आप भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। तो वहाँ की पूरी जनता, मैक्सिमम जनता भारत के पक्ष में वोट की, और इस प्रकार जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। और जो वहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान चले गए। इनको कुत्ता पालने का बहुत शौक था, बहुत सारे 250 कुत्ते इनके पास थे, उस कुत्तों के साथ वो पाकिस्तान चले गए। इस प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया सरदार पटेल के द्वारा। उसके बाद बचा हैदराबाद और कश्मीर। तो कश्मीर को आप पहले न देखिए, पहले हैदराबाद को देखिए कैसे हुआ। हैदराबाद बहुत ही विकसित राज्य था, मतलब विकसित एरिया था, क्योंकि गोलकुंडा वहीं का है, वहां पर एक हीरा निकला था, इसलिए वहां पर बहुत ही विकसित, वहां का आसपास के एरिया बहुत ही ज्यादा विकसित था। तो वहां के जो निजाम थे वो नहीं कहे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, किसी भी तरीके से वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। और तब वो बोले कि जो सरदार पटेल है, उन्होंने कहा हम सेना की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ के जो निजाम थे वो यूएनओ में
केस मतलब मुकदमा कर दिए कि हम, क्योंकि यूएनओ जो 1945 में इसका गठन हुआ था, 1945 में यूएनओ बन गया था, 1945 में यूएनओ बन गया था। तो वहां पर ये कहा गया था कि कोई भी देशी रियासत अपनी मर्जी से चाहे जहाँ रह सकती है, चाहे अलग देश बना सकती है। तो ऐसा उसमें एक चार्टर होता है यूएनओ का, जो लिखित दस्तावेज उसको चार्टर कहते हैं, उसमें लिखा गया था। तो जो यहाँ के निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने कहा कि यूएनओ में मुकदमा कर दिया कि हमें हमारे ऊपर सेना की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहां से तुरंत लेटर आया, किसके पास आया? सरदार पटेल के पास, कि आप उनके ऊपर से सेना की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद सरदार पटेल ने सोचा आप क्या करें। उसके बाद उन्होंने सेना को ही पुलिस की यूनिफॉर्म पहना करके वहां पर आक्रमण, मतलब वहां पर अ, वहां पर सेना छोड़ दी, वहां पर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। उसके बाद वहां की जो सेना थी इतना मारी, सेना कौन? पुलिस के भेष में थी, अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, पुलिस की वर्दी पहनी थी। इतना मारे इतना मारे, उसके बाद वहां के जो राजा नवाब थे, उन्होंने फिर यूएनओ में फिर से कहा कि आप मना किए थे, फिर भी यहाँ सेना की कार्रवाई की। तब सरदार पटेल ने कहा कि हमने कोई सेना की कार्रवाई नहीं की, हमने पुलिस को भेजा। इस प्रकार यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार देखिए, हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों की, जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय हुआ, और हैदराबाद जो था ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में विलय हुआ। इस प्रकार आप देखेंगे कश्मीर बचा है। अब कश्मीर का मुद्दा तो आज तक आप जानते आए हैं। तो कश्मीर कैसे इतना वो बना? क्योंकि कश्मीर एकदम ऊपर साइड में है और पाकिस्तान के पास है। तो आप देखेंगे कश्मीर जो है, कश्मीर का जो कश्मीर में उल्टा था। जैसे जूनागढ़ में वहाँ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की जनता हिंदू थी। लेकिन कश्मीर में उसका उल्टा था, वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन वहाँ की जनता मुस्लिम थी। तो राजा हरि सिंह कह रहे थे कि हम अलग देश बनाएंगे, क्योंकि वहाँ का उसका जो राजा हरि सिंह का सेनापति था वो शेख अब्दुल्ला था। जो वो जितना कहता था राजा हरि सिंह उतना ही करते थे। तो यहाँ पर वो जब विलय करने के लिए तैयार नहीं हुए, भारत में आने के लिए तैयार नहीं हुए, तब सरदार पटेल ने कहा हम सेना की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सेना की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं जब वो भारत का हिस्सा नहीं था? तो क्योंकि वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन उस समय क्या थे? हमारे यहाँ की जो सेना थी उसी के वो हेड थे, उसी को हेड थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक वो विलय पत्र पर साइन या कुछ नहीं करेंगे तब तक हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो इतना होते होते पाकिस्तान क्या किया? पाकिस्तान सारे आतंकवादियों को वहां पर कश्मीर में भेजने लगा। कश्मीर में भेज करके वहां की जनता को इतना मारा, जहां पाया सबको काट पीट दिया। मतलब नौशेरा तक वो एकदम अच्छे से सबको काटते पीटते धोते चले आए। तब जाके राजा हरि सिंह जो है वो यहाँ पर आए। सॉरी, राजा हरि सिंह कहाँ पर आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उन्होंने कहा कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, आप सेना भेजिए, ऐसे ऐसे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हम पर हमला कर दिए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक हम सेना की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया। उसके बाद साइन किया, और साइन करने के बाद जो शेख अब्दुल्ला था उसने एक दिमाग लगा दिया। उसने कहा कि इसमें धारा 370 जोड़ा जाएगा। धारा 370 का मतलब कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो उस समय बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि निर्णय लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि जितने पाकिस्तानी थे वो अंदर घुसे चले आ रहे थे, तो तुरंत उनकी बात मान ली गई। इस प्रकार धारा 370 जोड़ दिया गया। उसके बाद जैसे ही वो विलय पत्र पर हरि सिंह ने साइन किया, उसके बाद तुरंत ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे उस समय कमांडर थे वहाँ सेना के, उन्होंने तुरंत फौज लेकर के वहां पर आक्रमण कर दिया, और नौशेरा से एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पाए जब से हमारे जो ब्रिगेडियर उस्मानी जी थे उन्होंने कमांड संभाली थी। उसके बाद उनके ऊपर एक तोप का गोला गिरा, वो वहीं पर शहीद हो गए। लेकिन बहुत ही काबिल अफसर थे। उसके बाद नौशेरा से एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पाई सेना, आज भी वहां से एक भी इंच नहीं बढ़ पाई है। तो इस प्रकार आतंकवादी को तो भगा दिए वहां से, लेकिन वहां का पूरा जो पाक पीओके कहलाता है वो उतना हिस्सा पाकिस्तान कब्जा कर लिया। तब उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने यूएनओ में मुकदमा कर दिया। यूएनओ में मुकदमा आज तक चल रहा है। यूएनओ का मतलब है कि जल्दी कोई फैसला आने वाला नहीं है।
इस प्रकार धारा 370 जोड़ दिया गया, लेकिन हटा कैसे? इसमें जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने कहा था कि जो भी राज्य अपने राज्य का शासन नहीं संभाल पाएगा, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन करेगा। तो 2019 में गठबंधन की सरकार थी और वहां पर राज्य टूट गई, सॉरी सरकार टूट गई। तो वहां पर कौन संभाला और किसके हाथ में बागडोर आ गई? राष्ट्रपति के बाद आई। राष्ट्रपति ने वहां पर से धारा 370 हटा दिया। कैसे हटाया वो आप जानते हैं। धारा 370 नहीं हटी क्योंकि धारा 370 यही बताती है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। तो धारा 370 कभी नहीं हटी थी। धारा 370 के जो अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे, बस उन प्रावधानों को हटा दिया गया है, हटा दिए गए। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कैसे कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद के बाद 552 देशी रियासत प्लस जो 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, कैसे भारत में विलय हुआ। इस प्रकार विलय तो हो गया। एबीसीडी राज्य फिर भी थे। एबीसीडी राज्य जो थे बहुत ही शासन करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। जैसे कोई भी रूल आता, वो ए पे लागू होता, बी पे नहीं लागू होता, तो उसमें शासन करना बहुत ही प्रॉब्लम था। क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान बन के गया, 51 से लागू जब हुआ, 3 साल में बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो जब एबीसीडी राज्य था, बहुत बड़ा था। अगर कोई पूछता था ए कहाँ से हैं आप, कहते थे ए में पूछता था कहाँ से, तो कहते थे यूपी से। कोई कहता था बिहार से। इसे बताना बहुत ही मुश्किल हो गया था और राज्य भी, शासन भी करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उसको कैसे 28 राज्य में कैसे राज्यों में बांटा गया, तो पहले आप देखिए। तो यहाँ पर तो अगर अब बहस चल रही थी किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, किसके आधार पर राज्यों को बांटा जाए। कोई कह रहा था कल्चर के हिसाब से बांट दे, कोई कह रहा था, बहस चल रही थी कि भाषा के हिसाब से बांट दे। लेकिन भाषा के हिसाब से बांटे तो बांटे कैसे? क्योंकि अगर भाषा के हिसाब से हम बांटेंगे तो किसी किसी राज्य की अपनी कोई पर्सनल भाषा नहीं है। जैसे अभी हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और बिहार, यूपी है। इन सब की अपनी कौन सी भाषा है? उत्तराखंड है। ये सब की अपनी हिंदी ही भाषा है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सब चीजें बहस हो ही रही थी कि जो साउथ की एरिया है, साउथ में आंध्र प्रदेश एक जगह है, अब राज्य है, पहले वो ग्रुप बी में आती थी। तो आंध्र प्रदेश एक जगह है, वहां पर के एक साउथ के थे श्रीपट्टू रामलू, बस आप जानिए रामलू। श्रीपट्टू रामलू जो थे वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोले जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके आधार पर तमिलनाडु बनाइए, आंध्र प्रदेश का गठन कीजिए। तमिल भाषा जो बोले जाते हैं उनके आंध्र प्रदेश का गठन कीजिए। जो पट्टू रामलू है उन्होंने कहा, तो वो सरकारें बातें मान नहीं रही थी, तो उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्री पट्टू रामलू मर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वहां पर बवाल हो गया। जितने भी साउथ के लोग थे, जितने भी आंध्र प्रदेश के लोग थे, उन्होंने बवाल कर दिया, सड़कों पे उतर आए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे कि तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसके बाद उन्होंने 1953 में क्या किया, आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर किसका गठन, कौन से राज्य का गठन कर दिया गया? आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो अगर पूछेगा पेपर में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। कब? 1953 में। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन तो कर दिया, लेकिन इससे बात मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और भी जो राज्य थे वो भी अपने भाषा के आधार पर अपने राज्य का गठन चाहते थे, अपने राज्य को अलग चाहते थे। जैसे गुजरात में गुजराती जितने थे वो गुजराती बोलने वाले थे, उनको गुजरात चाहिए था। उसी प्रकार मलयालम बोलने वालों के लिए केरल चाहिए था। तमिलनाडु में तमिल बोलने के लिए तमिलनाडु चाहिए था। तो सब राज्यों ने मिल करके फिर से बवाल कर दिया। अब वो सोचे कि हम क्या करें, तो बवाल बहुत बड़ा हो गया। तब आया जो हम आपसे बता रहे थे कि फजल अली आयोग क्या है। तब उस समय फजल अली आयोग सर सैयद
फजल अली, सर सैयद फजल अली जो हैं वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू वकील भी थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल का टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत मैटर जो है बहुत ही सीरियस है, ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर जैसे भाषाई आधार पे हम गठित ही करते सारे राज्यों को, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं लेकिन उनको तमिल नहीं आती, क्या उनको तमिलनाडु में नहीं रखा जा सकता? तो ये बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन्होंने फजल अली जो थे वो 3 साल का टाइम मांगे। 3 साल का टाइम मांगने के बाद 1956 में भाषाई आधार पर गठित हुआ। 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश। फिर 1903 साल के बाद 1956 में फजल अली आयोग, 56 में फजल अली आयोग फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन तो कर देंगे, लेकिन आपको भी एक बात माननी होगी कि आप मत कहिएगा कि हमको गुजराती नहीं आती तो गुजरात में नहीं रह सकता, अगर हमको मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता। इस पर आप मतलब अगर आपको मराठी आए या ना आए, फिर भी आप उस राज्य में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर दिए। तो जो फजल अली आयोग था वो बना 1953 में, उसकी सिफारिश गई और 1956 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, मतलब गठन नहीं, रिपोर्ट दी गई। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ और रिपोर्ट कब आई? 1956 में। 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे, बस वही एक शर्त रखी कि जिसको अगर हिंदी नहीं आती, मतलब मराठी नहीं आती, वो महाराष्ट्र में फिर भी रहेगा, मतलब इस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो रह सकता है चाहे उसको मराठी आती हो या ना आती हो। तो इस प्रकार 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, फिर भी ये डिमांड होने लगा कि हम कैसे फजल अली आयोग की रिपोर्ट को हम मान लें, कहीं अगर कभी हटा दिए गए तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए तभी हम मानेंगे। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में भी 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ और फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको कहाँ जोड़ दिया गया? संविधान में उसको जोड़ दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत फजल अली आयोग की रिपोर्ट को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 7वां संविधान संशोधन, और कब हुआ? 1956 में। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि फजल अली आयोग का गठन कैसे हुआ, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कैसे है, कौन सा बना और कैसे कैसे प्रॉब्लमें आई और कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब जाके बना राज्य। तो वर्तमान जब ये फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो वहां पर उसके बाद ABCD जो था इसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या बना दिया गया? इसके स्थान पर भाषाई आधार पर गठित राज्य बना दिए गए। तब उस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। जो आज आप देख रहे हैं 28 राज्य, उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी थे। तो उस समय जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी भाषाई आधार पर गठित होने के लिए, जो अलग राज्य बनाने के लिए कहा, तो उस समय कितने राज्य बने? 14 राज्य, 6 यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कैसे फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और कैसे करके एक एक करके सारे देशी रियासतों को सरदार पटेल ने एक किया और भारत का निर्माण किया। आप देख रहे होंगे कि जो जम्मू कश्मीर है उसको धारा 370 जब बताएंगे, बहुत ही डिटेल से बताएंगे। जम्मू कश्मीर में बस इतना जानेंगे कि जो धारा 370 2019 में हटी, वो धारा 370 नहीं हटी, उसके प्रावधानों को हटाया गया है, क्योंकि धारा 370 यही कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है, तो अगर उसको हटा दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर हमारे भारत की सीमा नहीं रह जाएगी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कितनी मुश्किलों से कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाके जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद का बहुत ही जो समय था, बहुत ही उथल पुथल का समय था। हमारे जो महान पुरुष हैं
जो विद्वान है उन लोगों ने मिल करके कैसे ही इतने अच्छे से भारत में राज्यों का, देशी राज्यों का सबका विलय करवाया। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि पहले एबीसीडी राज्य थे। ए में कौन था? ब्रिटिशर राज करते थे। बी देशी रियासत मतलब राजा महाराजा राज करते थे। तीन में जो कमिश्नरी स्टेट था, कमिश्नर राज करते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा ही बैठाए गए थे। और जो डी है उसमें यूनियन टेरिटरी है, जितने भी यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे वो ग्रुप डी में आते थे। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस रिपोर्ट के तहत, मतलब किस रिपोर्ट के तहत जो एबीसीडी राज्य थे उसको खत्म करके करके भाषा आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो आप कहेंगे फजल अली आयोग, जो 1956 में रिपोर्ट दी और 7वां संविधान संशोधन करके उसको संविधान में भी जोड़ा गया। तो उसके तहत ही एबीसीडी राज्यों को खत्म कर दिया गया। लेकिन जब खत्म किया गया रिपोर्ट के तहत तो कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जो आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, फजल अली आयोग क्या है, फजल अली आयोग का गठन कैसे हुआ, कैसे भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बवाल हो गया था, सबसे पहले उसी राज्य की वजह से सारे राज्यों का गठन हुआ। गठन तो होता लेकिन भाषाई आधार पर गठित नहीं हो रहा था, लेकिन उसके लिए भी उसके लिए भी सोल्यूशन निकाला गया। तो आप देख रहे हैं कितने ही अच्छे तरीके से, कितने ही दिमाग से सारा काम किया गया, तब जाके राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो आज बहुत ही शांति से चल रहे हैं। आप इतना जानिए कि यहाँ से कोई भी राज्य अलग होकर के दूसरे देश में नहीं जा सकता। राज्यों में टूट फूट हो सकता है, लेकिन यहाँ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, बिकॉज भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब? 1953 में। और फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1956 में, उसके 3 साल बाद। और अगर ये भी पूछेगा कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में बना। इसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि एबीसीडी राज्य तो ए में कौन से स्टेट आते थे, बी में कौन से स्टेट आते थे, सी में कौन से, और डी में। तो ए में आते थे ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश प्रांत था, बी में आते थे देशी रियासत, सी में आते थे कमिश्नरी स्टेट, और डी में आते थे यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार राज्यों का जो एबीसीडी था उस पर आप देख रहे होंगे राज्य करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उसको अलग करना पड़ा। कैसे कैसे गठित हुआ, कैसे कैसे कितनी प्रॉब्लमें आई, इस सबको हम बहुत डिटेल से चर्चा किए। आई होप आपके समझ में आया हो। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।